वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि अलाइड फोर्सेस ने एक्सिस पावर को हरा दिया था। वहीं पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंडिंग पॉइंट आते आते यूएसए ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए, जिनका नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। काफी क्रिटिक्स का ये मानना था कि इन दोनों को गिराने की जरूरत थी ही नहीं जापान पर, क्योंकि कभी भी जापान सरेंडर कर देता। जहां पर वर्ल्ड को लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद पीस एस्टेब्लिश हो जाएगा, वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि ये बस शुरुआत थी एक नई वॉर की, जिसका नाम पड़ा कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जहां यूएसए और यूएसएसआर दोनों के संबंध शुरुआत में ठीक थे, वहीं पर आखिर तक आते आते दोनों के संबंध बिल्कुल बिगड़ ही गए, जिसने आगे चलकर कोल्ड वॉर का रूप ले लिया। जहां पर सारी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चैन की सांस ले रही थी, वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि पूरी विश्व के अंदर 2 ही सुपर पावर बची थी, यूएसए और यूएसएसआर। और यहीं से यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही इकलौती सुपर पावर बनने की दौड़ में लग गए। हम फर्स्ट। जहां पर हमें ये देखने को मिला कि ये दुनिया को बांट रहे थे और अपने साथ मिला रहे थे, वहीं पर पूरी दुनिया ये डर रखी थी कि ये दोनों के बीच में फिर से एक नई जंग शुरू हो जाएगी। जो क्या पता आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले। दोनों के पास बहुत ज्यादा एटॉमिक पावर थी, वेपन थे, जिसके कारण एक एटॉमिक जंग की शुरुआत हो सकती थी, और इसी खौफ में पूरी दुनिया डूब रखी थी। यूएसए और यूएसएसआर दोनों को ही पता था उनको जितना हो सके उतने नेशन और देशों को अपने साथ मिलाना है। इसके लिए उनको एक बेस की या विचारधारा की बहुत जरूरत पड़ती। और ऐसे ही यूएसए की विचारधारा बनी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, और यूएसएसआर की विचारधारा बनी कम्युनिज्म और सोशलिज्म। इन दोनों का बेस बनाकर वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जहां पर 2 ब्लॉक बन गए। यूएसए के ब्लॉक का नाम था वेस्टर्न ब्लॉक और यूएसएसआर के ब्लॉक का नाम था ईस्टर्न ब्लॉक। जो यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे वो सारे वेस्टर्न ब्लॉक में गए, और जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे वो सारे ईस्टर्न ब्लॉक में गए। ईयर 1949 के अंदर यूएसए ने अपने सारे अलाइड नेशन को मिलाकर नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसके अंदर ये कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के किसी भी एक मेंबर के ऊपर अटैक को हम पूरे के पूरे नाटो के ऊपर अटैक मानेंगे, और इसका जो जवाब होगा पूरा का पूरा नाटो और उसके अलाइड नेशन देंगे। अब 1955 के अंदर यूएसएसआर ने अपने सारे अलाइज को मिलाकर व्हाट्सएप एक्ट बनाया, जिसका एक ही काम बचा था, वो था नाटो के हर मूव को काउंटर करना। जहां पर यूएसए और सोवियत यूनियन अपने आप को बेस्ट बताने में लगी हुई थी, वहां पर एक और भी था जो डरा हुआ था। क्यूबा वॉज वन ऑफ द अलाइड नेशन ऑफ यूएसएसआर, जहां पर क्यूबा के प्रेसिडेंट और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट को यह डर था कि कभी भी यूएसए उसके ऊपर हमला कर सकता है। इन 1962 क्यूबा और यूएसएसआर दोनों मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, जिसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि यूएसएसआर क्यूबा को अपना एक मिलिट्री बेस बना लेगा, जिसके अंदर यूएसएसआर क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइल और एटॉमिक वेपन इंस्टॉल करेगा। ये पहली बार हो रहा था कि यूएसएसआर ने यूएसए के इतनी पास कोई अपना बेस बनाया हो जिसके अंदर बहुत सारे वेपन इंस्टॉल्ड हो। इसने यूएसए को टेंशन के अंदर डाल दिया था, जहां पर देखने वाली ये बात थी कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया कि अपनी सारी वॉरशिप को यूएसएसआर की वॉरशिप के साथ लड़ाने का ऑर्डर दे दिया। यूएसए के प्रेसिडेंट का ये डिसीजन पूरे वर्ल्ड के ऊपर टेंशन का माहौल क्रिएट कर गया था, जहां पर पूरे वर्ल्ड को ये लग रहा था कि ये कोल्ड वॉर एक भयानक रूप लेने वाली है। वहीं पर यूएसएसआर अपनी समझदारी से अपना मिसाइल बेस चेंज कर लेता है। इसके कारण दोनों के बीच में शांति तो आ जाती है, बट पूरे वर्ल्ड के अंदर टेंशन का बहुत बुरा माहौल क्रिएट हो जाता है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं कि पीक पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर या क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। सन 1945 के अंदर जहां बहुत सारे नेशन इंडिपेंडेंस गेन कर रहे थे, वहीं पर अब 1947 के अंदर इंडिया भी आजाद हो चुका था। उसके ऊपर भी पूरा प्रेशर था किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करने का, किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करके अपनी सारी डिसीजन मेकिंग पावर उस ब्लॉक को देने की। बट इंडिया ने इसको छोड़ के किसी और ही राह को चुना। जहां इंडिया आजाद ही हुआ था, इंडिया ने बहुत बोल्ड मूव लिया अपने लिए और उन सारे नेशन के लिए जो दोनों सुपर पावर की वॉर से दूर रहना चाहते थे। जहां इंडिया ने उन सारे नेशन को मिलाकर थर्ड वर्ल्ड बनाया, जो शांति और अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहते थे। इसके लिए इंडिया, यूगोस्लेविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और घना
इकट्ठे आए और इन्होंने 1961 के अंदर नैम की क्रिएशन की, जिसका एक मोटिव था कि अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान देना है और कोल्ड वॉर की जंग से दूर रहना है। नैम या नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसने इंडिया को अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की ग्रो करने की, जहां पर यह देखा गया कि नैम के होते हुए इंडिया ने अपने इंटरनेशनल डिसीजन खुद लिए और अपने इंटरेस्ट को पूरा किया, बजाय सुपर पावर के इंटरेस्ट को पूरा करना। साथ ही साथ उसने दोनों सुपर पावर के साथ दोस्ती भी बनाए रखी। रेदर देन किसी एक के साथ जाके दूसरे की दुश्मनी मोल लेने से अच्छा उसने दोनों के साथ दोस्ती बना के दोनों से ही फायदा उठाया। और इसी के साथ इंडिया ने नैम की क्रिएशन की, कोल्ड वॉर से डील किया और सारी सिचुएशन को बहुत प्यारे तरीके से हैंडल किया। कोल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे ऐसे पीरियड आए जहां पर लगा कि ये अभी वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी या ये पूरी फुल फ्लैज वॉर के अंदर बदल जाएगी। बट देखने को ये मिला कि 1989 से लेकर 1991 के पीरियड की तक यूएसएसआर अपने आप को स्टेबल ही नहीं रख पाई। वो इस कंडीशन में रह ही नहीं पाई कि वो आगे कुछ कर सके। यहाँ पर उसके पॉलिटिकल डिसीजन बहुत बेकार थे। वहीं पर देखने को मिला कि वो इकोनॉमिकली डूब रही थी। वहीं पर 1991 के अंदर जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गई, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कोल्ड वॉर से बैक ऑफ करने का। इसी कारण कोल्ड वॉर का पीरियड 1991 तक आते आते खत्म हो जाता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। ये क्यों डिसॉल्व हुई, इसके क्या क्या रीजन रहे कि यूएसएसआर आगे मुकाबला नहीं कर सकी, वो एक किसी और वीडियो के लिए। बट अभी तक के लिए हमें ये समझना है कि 1991 के अंदर कोल्ड वॉर यूएसएसआर के डिसॉल्यूशन के साथ खत्म हो गई। कोल्ड वॉर हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा के जाती है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि पावर कैसे समाज को अंधा कर देता है, और वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कभी कभार हमें इंडिया की तरह अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, ना सिर्फ खुद के लिए, उन सभी के लिए जिनको उनकी बहुत सख्त जरूरत होती है।